मैं आज आपको इंटरमीडिएट का 8वां चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के विषय में अवगत कराऊंगा और मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलनों एवं नियमों का वर्णन कीजिए। यानी कि पर्यावरण से संबंधित वो कौन कौन से आंदोलन हुए और नियम बने। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे क्योंकि सही से हमें पता ही नहीं है। तो आज हम शुरू से लेकर चलते हैं कि स्टार्टिंग पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कहां से हुई। तो पहला देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। सर्वप्रथम पर्यावरण से संबंधित यानी कि सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित कोई सम्मेलन हुआ तो वो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। किसकी राजधानी है? स्वीडन की। और ये जून 1972 में हुआ। ये पहला सम्मेलन था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ पर्यावरण से संबंधित। इसमें कौन कौन से नियम बनाए गए? तो पहला नियम बनाया गया मानवीय पर्यावरण पर घोषणा। यानी कि मानवीय पर्यावरण पर घोषणा की गई और उसकी कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया कि पर्यावरण को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। दूसरा, संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आपको जब तक वित्त की व्यवस्था नहीं होगी, कोई संस्था नहीं होगी, तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण एक छोटा विषय नहीं है, पर्यावरण पूरे विश्व का विषय है। तो इस विषय के लिए संस्थाओं का आगे आना बहुत जरूरी है और पैसे की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। तीसरा था विश्व पर्यावरण दिवस बनाने का प्रस्ताव। शायद आपको जानकर हैरानी होगी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम पर्यावरण दिवस तो बनाते हैं 5 जून को, तो ये कहां से जून निकल करके आया, इसका प्रस्ताव कहां से हुआ, तो नहीं पता होगी। तो इसका प्रस्ताव कहां से हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया कि हमें एक दिन पर्यावरण के रूप में मनाना चाहिए, जिसे हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को। अगला, परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था, तो उसकी क्या भयावहता थी, कितने लाखों लोग मारे गए थे। तो इसमें ये प्रस्ताव किया गया कि भाई जो भी परमाणु परीक्षण होंगे तो वो इस तरीके से होंगे कि वो शांति के रूप में हो, किसी देश को नुकसान ना हो। परमाणु परीक्षणों का उपयोग जो है हमें इस तरीके से करना चाहिए कि किसी भी देश में जन धन की हानि ना हो। अगला, दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने का प्रस्ताव। यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन में यह भी प्रस्तावित किया गया कि अब दूसरा सम्मेलन कब किया जाएगा पर्यावरण से संबंधित। अब देखते हैं दूसरा कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित क्या हुआ। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विश्व समझौते की पुष्टि। यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित समझौते हुए तो 1975 में अधिकांश देशों ने पर्यावरण से संबंधित अपनी सहमति प्रदान कर दी और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। यानी कि 1975 में पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व के अधिकांश देशों ने अपनी अपनी स्वीकृति दे दी और इस आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य करने पर बल दिया। और वो कौन कौन से कार्य थे, ये कौन कौन समझौते थे जो इसमें शामिल थे? तो नंबर 1, तेल प्रदूषण हानि के लिए असैनिक दायित्व पर अंतरराष्ट्रीय अभिसरण 1969। इसके अंतर्गत ये करा गया कि भाई कम से कम तेल का प्रदूषण हो। तेल के प्रदूषण से विश्व को किस प्रकार रोका जाए। दूसरा पॉइंट, तेल प्रदूषण के उपघातों के विषय में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित
यानी कि आपने देखा होगा कि बॉम्बे हाई है, समुद्र में से तेल निकालते हैं। तो कई प्रकार ऐसे होते हैं कि तेल समुद्र में फैल जाता है, जहाज डूब जाते हैं तो तेल समुद्र में फैल जाता है। तो इस तरीके से कार्यक्रम को बनाया जाए कि समुद्र के अंदर जो है तेल का रिसाव कम हो, तेल का प्रदूषण कम हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उस समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को उसमें नुकसान हो। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमि तथा विशेषकर पानी में रहने वाले पक्षियों के रहने के स्थान पर। अब इस समय यानी कि आपने देखा होगा, हमने देखा होगा कि नदियों में, समुद्र में कुछ पक्षी रहते हैं, नम भूमि में रहते हैं। तो उनके बचाने के लिए अगर समुद्र में या और जगह हम तेल का प्रदूषण कर देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। तो इस पर भी विचार किया गया। चौथा, समुद्र में कूड़ा करकट और अन्य सामानों के विषय में भी विचार किया गया कि समुद्र में कूड़ा करकट नहीं बहाया जाए। नदियों से जो गंदगी जाती है वो कहाँ जाती है, वो समुद्र में तो जाती है। तो उस गंदगी को समुद्र में जाने से पहले रोका जाए। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन और नियम का वर्णन हम कर रहे हैं। तो इसमें तीसरी घोषणा जो है वो है नैरोबी घोषणा। पर्यावरण से संबंधित तीसरी घोषणा जो थी वो नैरोबी घोषणा थी। तो वो कब हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर। स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर 1982 में नैरोबी में हुआ। तो इस सम्मेलन में विलुप्त वन जीवों के व्यापार से संबंधित, यानी कि वो जीव, वन जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके व्यापार से संबंधित प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा तथा खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को स्वीकार किया गया। यानी कि फिर समझे इस बात के लिए, इस सम्मेलन में, किसमें? नैरोबी सम्मेलन में विलुप्त वन जीवों के व्यापार से संबंधित, यानी कि जो जीव, वन्य जीव जो हैं विलुप्त हो रहे हैं, उनके व्यापार से संबंधित प्रावधान और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा, जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा है उससे संबंधित, तथा खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि बातों को लेकर के ये सम्मेलन हुआ और इसमें निम्नलिखित प्रावधान स्वीकार किए गए थे। अब आता है चौथा, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण से संबंधित सबसे बड़ा सम्मेलन था, जिसमें 175 देश, हजारों स्वयंसेवी संस्था और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में किया गया था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसमें विस्तार से। और पृथ्वी सम्मेलन में की गई नई घोषणा को एजेंडा 21 कहा गया। अब देखते हैं पांचवा और छठा पॉइंट। सिविक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको इंटरमीडिएट का 8वां चैप्टर, जिसमें क्वेश्चंस है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन एवं नियमों का वर्णन। तो अब मैं इस पे 5वां जो बिंदु है, विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक, यानी कि अब हम बिंदु आए हैं 5वें पर, विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक। तो ये 1997 में नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन की बैठक हुई। और इस बैठक में निर्धनता, पर्यावरण संसाधन तथा संसाधन प्रबंध के समाधान के संबंध में विकसित तथा विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस वातावरण में न छोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। यानी कि जो
1997 में बैठक हुई नई दिल्ली के अंदर, तो उसमें विकसित और विकासशील देशों से ये आग्रह किया गया कि आप जो हैं पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। अगला पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल, छठा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दूसरी बैठक, यानी कि पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित दूसरी बैठक जो है वो क्योटो जापान में हुई। कहाँ हुई? जापान में। इसमें लगभग 150 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कितने? 150 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस बैठक के अंत में क्योटो घोषणा हुई। इस बैठक के अंत में क्योटो घोषणा हुई, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि सूचीबद्ध औद्योगिक देश 2008 से 2012 तक सन 1990 के स्तर से नीचे 5.2 तक अपने सामूहिक उत्सर्जन में कमी कर देंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ विकास संयंत्रों को लागू करेंगे। यानी कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ तो वो घोषणा कहलाई क्योटो घोषणा। इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि 1997 में जो प्रदूषण का स्तर था, 1990 में जो प्रदूषण का स्तर था उसे 0.52 तक कम करना है। यानी कि जो उत्सर्जन था 5.2 तक था तो उससे कम ही रखना है, उससे ऊपर को नहीं बढ़ाना है। और जितने भी सूचीबद्ध औद्योगिक थे, यानी कि जितने भी औद्योगिक हैं जिनकी सूचियां बनी हुई थी, उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि आप पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित नहीं करेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ब्यूनस आयर्स, सातवीं बैठक। तो सातवां पॉइंट है ब्यूनस आयर्स की बैठक। 1998 में ब्यूनस आयर्स में क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई। क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई जिसमें विलासिता के कारण गैसों का रिसाव ना हो। यानी कि जितनी सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं विलासिता पूर्वक जीवन में, तो वो गैसें नुकसान करती हैं। जैसे आपने देखा होगा एसी में हम ठंडे रहते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन उसकी जो गैस निकलती है तो पर्यावरण को दूषित करती है। तो विलासितापूर्ण जीवन के कारण जो गैसें होती है उसके रिसाव को रोका जाए तथा आवश्यकता के कारण इसे छोड़ने से ना रोका जाए। यानी कि अगर आवश्यकता है तो उसे छोड़ा जाए और अगर आवश्यकता ना है तो उसे समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट है 8वां बाली सम्मेलन। दिसंबर 2007 को बाली, इंडोनेशिया में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कर पर्यावरण संरक्षण के विषय में विस्तार से चर्चा हुई। कि ये कहा गया कि भाई हमें जो है प्रमुख रूप से पर्यावरण को बचाना होगा। अगला पॉइंट है 9वां कोपनहेगन सम्मेलन। कोपनहेगन सम्मेलन दिसंबर 2009 में कोपनहेगन, डेनमार्क में ये सम्मेलन हुआ और इसमें ये विश्व सम्मेलन हुआ। इसमें 190 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। 190 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका भी यही मतलब था कि पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जाए। अगला है 10वां कानकून सम्मेलन। कानकून सम्मेलन दिसंबर 2010 में कानकून, मैक्सिको में पर्यावरण संरक्षण में हुए विश्व सम्मेलन में 193 देशों ने भाग लिया। यानी कि कानकून सम्मेलन में 193 देशों ने भाग लिया और इस मसौदे पर सहमति हुई कि $100 प्रत्येक देश जो है $100 ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी। यानी कि ये सहमति बनी कि $100 के ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जाएगा और 2011 तक जितने भी विवादित प्रकरण हैं उनको निपटाया जाएगा।
यानी कि जितना भी विवाद पर्यावरण से संबंधित हुआ होगा उस विवाद को खत्म किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं 11वां पॉइंट, डरबन सम्मेलन। दिसंबर 2011 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण संरक्षण पर एक विश्व सम्मेलन हुआ जिसमें 194 देशों ने भाग लिया और वार्ता में 2015 के एक समझौते की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई कि 2015 तक पर्यावरण संरक्षण का विस्तार किया जाएगा और जिसके अंतर्गत भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए पहली बार कानूनी तौर पर सभी देश बाध्य होंगे। यानी कि डरबन सम्मेलन में पहली बार ये व्यवस्था की गई कि सभी देशों को कानूनी तौर पर ये प्रावधान मानने होंगे। अगला है रियो +20 सम्मेलन। रियो +20 सम्मेलन 20 से 22 जून 2012 को रियो डी जेनेरिया ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन को रियो +20 सम्मेलन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 1992 में इसी शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसमें जो है जीवन विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ, जीवन विकास पर कि जीवन का विकास किस प्रकार होगा। और इस सम्मेलन में 20 वर्ष पूर्व पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था जैसे मैंने आपको बताया, तो इसीलिए इसको रियो 20 सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में लगभग 40,000 पर्यावरणविद जो पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करते हैं और 10,000 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तथा 190 देशों के राजनीतिक शामिल हुए। यानी ये बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। जीवन विकास और गरीबी के संबंध में, जीवन विकास और गरीबी के संबंध में हरित व्यवस्था तथा दूसरी जीवंत विकास के लिए संस्थानों के ढांचों का निर्माण करना। इस सम्मेलन में जीवंत विकास के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता और गरीबी निवारण करना। यानी कि जो ये रियो +20 सम्मेलन जो हुआ इसमें महत्वपूर्ण विकास ये रहा कि जीवन का विकास किस प्रकार हो, किस प्रकार से कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से जीवन गरीबी खत्म होगी, पर्यावरण बचेगा और जीवन का विकास होगा, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला देखते हैं। अब 13वां है सीमा पेरू सम्मेलन। सीमा जो है पेरू सम्मेलन, ये दिसंबर 2014 में पेरू की राजधानी लीमा में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। इसमें भारत सहित 194 देशों ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती, यानी कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति का मसौदा तैयार करा। यानी कि सभी देशों ने वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का प्रस्ताव रखा। अगला है पेरिस सम्मेलन। नवंबर-दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जलवायु सम्मेलन हुआ जिसमें 196 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 196 देशों ने। और सहमति बनी कि ग्लोबल वार्मिंग में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी की जाएगी। यानी कि सहमति बनी कि ग्लोबल वार्मिंग में 2% सेल्सियस से नीचे रखा जाए जिससे कि ज्यादा से पर्यावरण को नुकसान ना हो। इसके लिए विकसित देश प्रतिवर्ष विकासशील देशों को, सुनो, विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 अरब की मदद देंगे। यानी कि जो विकसित देश होंगे वो प्रतिवर्ष विकासशील देशों को
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष देंगे और ये व्यवस्था सन 2022 से शुरू होगी। तो मैं समझता हूं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जितने भी आंदोलन और नियम बने उन्हें आप भली प्रकार समझ गए होंगे। ये इंटर के साथ साथ आपके टीईटी के लिए, टीजीटी के लिए और आईएएस परीक्षा में भी ये आपके काम आएगा। और अगर मैं समझता हूँ आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आप कभी भी पर्यावरण से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे उनमें आप कभी भी फेल नहीं होंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो, अति लघु हो या दीर्घ क्वेश्चन हो। इसमें आपको असफलता नहीं मिलेगी, सफलता 100% मिलेगी।